मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिएक्शन इन सॉल्यूशंस, यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है उन केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमको मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलिलिटी ऐसे कई सारी इन टर्म्स की ज़रूरत होती है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि मास परसेंटेज क्या है, मोलिलिटी क्या है, मोलिलिटी क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मास परसेंट कि मास परसेंट क्या है। तो मास परसेंट इज इक्वल टू होता है मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ये होता है, ये मास परसेंट कैलकुलेट करने का तरीका है। सबसे पहले सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 10 ग्राम NaCl डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। हमारे पास 10 ग्राम NaCl है और 90 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व है और हमको कैलकुलेट करना है मास परसेंट ऑफ द NaCl। तो हमको सॉल्यूट का मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ द सॉल्यूट कितना हो गया 10 ग्राम, मास ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है, सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इन दोनों का टोटल कर देंगे हम, तो मास हो जाएगा, सॉल्यूट है 10 ग्राम और सॉल्वेंट है 90 ग्राम। तो इसका जो सम ऑफ आएगा वो कितना आ जाएगा 10/100, 10/100। तो इसका मास परसेंटेज कितना आ गया, मास परसेंटेज कितना आ जाएगा 0.1%। इसका जो परसेंटेज आएगा 0.1% नहीं, इंटू 100। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे 10 ग्राम अपॉन 100 ग्राम इंटू 100 से 100 कैंसिल और ये हो गया हमारा 10%। तो जो मास परसेंट है इसके अंदर NaCl का वो कितना हो गया 10%। तो इस तरीके से हमको कोई भी जो सॉल्यूशन है, यदि उसके हमको सॉल्यूट का मास दे रखा है और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर हमको ये दिया हुआ है सिंपली कि 10% NaCl, 10% NaCl का मतलब है कि उसके 100 ml में से या 100 ml सॉल्यूशन के अंदर या 100 ग्राम के अंदर 10 ग्राम क्या है NaCl है और 90 ग्राम क्या है वाटर है। तो इस तरीके से भी हम पता कर सकते हैं। सपोज हमको शुगर सॉल्यूशंस का दे रखा है, कोई शुगर सॉल्यूशन है और वो हमको दिया हुआ है, उससे हमसे दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सपोज मान के चलो हमको दे रखा है 20% शुगर सॉल्यूशन, 20% शुगर सॉल्यूशन। तो 20% शुगर सॉल्यूशंस का मीन्स है कि उसके अंदर यदि 20 ग्राम शुगर है तो 20 ग्राम शुगर के साथ 80 ग्राम क्या है वाटर है। यानी उसका जो सॉल्यूशन है उसमें 20% शुगर है, मीन्स 80% क्या है उसके अंदर सॉल्वेंट है, वाटर है। तो इस तरीके से, दोनों ही तरीके से यदि हमको मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है किसी भी कंपाउंड का, तो मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन, ध्यान रखें मास ऑफ द सॉल्यूशन मीन्स मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100, उससे क्या कैलकुलेट हो जाएगा मास परसेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये तो हो गया मास परसेंट कैलकुलेट करने का तरीका। मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन। क्या कैलकुलेट करेंगे, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को x से लिखा जाता है, मोल फ्रैक्शन को किससे लिखते हैं, x। तो मोल फ्रैक्शन इसको जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x से। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमको नंबर ऑफ मोल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का तरीका है, मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो सिंपली समझिए। मान के चलो ये कोई एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट ए, मान के चलो हम वाटर ले लेते हैं और ये वाटर है, वाटर के अंदर ये क्या है सॉल्वेंट, इसके अंदर सॉल्वेंट क्या है H2O है, सॉल्वेंट क्या है H2O।
और इसके अंदर हमने डिजोल्व कर दिया सपोज NaCl, इसके अंदर डिजोल्व कर दिया NaCl, तो ये क्या हो गया आपके सॉल्यूट, ये क्या हो गया सॉल्यूट। सॉल्वेंट को हमने क्या मान लिया A और सॉल्यूट को क्या मान लिया हमने B। सॉल्वेंट को क्या मान लिया A और सॉल्यूट को हमने क्या मान लिया B। अब हमको इन दोनों के मोल फ्रैक्शंस, क्योंकि इनको डिसॉल्व करने के बाद क्या फॉर्म होगा NaCl सॉल्यूशन फॉर्म होगा। तो NaCl जो सॉल्यूशन है उसके अंदर उनके मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करना है। सपोज वाटर के जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या हो गए XA और जो NaCl के मोल फ्रैक्शंस है वो क्या हो जाएंगे XB, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं X से। अब दोनों का ही मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो वाटर का यानी A का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया XA और NaCl का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया XB। इसके जो नंबर ऑफ मोल्स है वो नंबर ऑफ मोल्स सपोज कितने हैं NB, और इसके नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हैं सपोज Na। हमको मोल फ्रैक्शंस पता नहीं है, मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करने के लिए हमने मान लिया कि वाटर के जो मोल फ्रैक्शन है उसको हमने A माना है, उसके मोल फ्रैक्शन X है और नंबर ऑफ मोल्स Na। इसी तरह जो सॉल्यूट है B, उसके मोल फ्रैक्शन XB और नंबर ऑफ मोल NB। तो हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ A हमको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन, इसमें हमको ध्यान रखना है जिसके भी मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करने हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन किससे बना है Na और Nb, और A के मोल्स क्या है Na, तो और मोल फ्रैक्शन A को हम कैसे लिखेंगे XA। तो मोल फ्रैक्शन XA इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स A, इसको लिखेंगे हम Na अपॉन Na प्लस Nb, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है इन दोनों के मोल्स। तो ये कितने Na और Nb, इन दोनों के मोल्स को मिला करके क्या बना है। इसी तरह हमको सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या कैलकुलेट करना है XB, तो XB को कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस NB, ये हो गया। तो इस तरीके से हम इनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी मोल फ्रैक्शंस है उस मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पहले से पता होगा कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है मोल्स इज इक्वल टू, मोल्स को हम लिखते हैं n से, इज इक्वल टू गिवन मास स्मॉल m अपॉन कैपिटल M मोलर मास। तो कोई भी कंपाउंड है हमको जो भी दिया हुआ है NaCl दिया हुआ है या कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है उसके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट होने के बाद हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल इसी में हमको मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करना है और हमको गिवन है यहाँ पर कि सपोज 46 ग्राम NaCl, 46 ग्राम NaCl dissolve in 180 ग्राम वाटर। सपोज हमको ये क्वेश्चंस दिया हुआ है 46 ग्राम NaCl dissolve in 180 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl एंड वाटर। और हमको दोनों के ही मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करने हैं, NaCl के भी मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करने हैं हमको, और किसके मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करने हैं इन दोनों के, वाटर के और इन दोनों के हमको मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ तक तो ये हो गया XA इक्वल टू, अब देखो यहाँ से हमको क्या कैलकुलेट करना है मोल्स।
तो इन मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स ए किसको माने हमने ए किसको माना है इसमें हमने वाटर को, ए किसको माना है वाटर को और बी किसको माना है NaCl को। तो इन दोनों के हमको मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करने के लिए सपोज हमको यही मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करना है XA, तो XA के लिए वैल्यू किसकी चाहिए हमको Na। तो Na इस तरीके से कैलकुलेट होगा। Na को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ देखिए हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं Na मीन्स नंबर ऑफ मोल्स A, तो Na मीन्स वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो वाटर का गिवन मास कितना है 180 ग्राम अपॉन मोलर मास 18 ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 10। इसी तरह मोल्स हमको बी के कैलकुलेट करने हैं Nb, तो कितना है गिवन मास 46 ग्राम अपॉन मोलर मास 23। Na का कितना सॉरी NaCl का मोलर मास हो जाएगा आपके NaCl सोडियम 23 और क्लोरीन का 35.5, तो ये हो गया आपके 58.5। इसका कितना हो जाएगा 58.5। सपोज हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लेते हैं, कैलकुलेशन की वजह से हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं कि हमारे पास NaCl कितना है 58.5 ग्राम NaCl है। सपोज हमारे पास NaCl कितना है 58.5, तो गिवन मास भी कितना हो गया 58.5 ग्राम, ये हो गया। इससे जो हमने कैलकुलेट किया तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1। तो Nb के नंबर ऑफ मोल्स 1 और नंबर Na के नंबर ऑफ मोल्स 10। अब हमको XA का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। Na की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन Na 10 प्लस Nb की वैल्यू क्या है 1, यानी ये हमारा हो गया आंसर 10 अपॉन 11। और हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 0.99। इसी तरह हमको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। सपोज XB को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था NB अपॉन Na प्लस NV, तो ये हो गया NV की वैल्यू क्या है नंबर ऑफ मोल्स 1, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 11 इज इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0.01। ये इस तरीके से 0.01, तो ये हो गया। अब इसका 0.01 हो गया, तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करते हैं। एक चीज और हमको ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ जो मोल्स होते हैं या नंबर ऑफ जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। फॉर एग्जांपल कि मोल फ्रैक्शन XA प्लस XB प्लस X जो भी है X डॉट 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 प्लस XN इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है। ऑलवेज क्या होता है 1 होता है। तो ये 1 है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी यदि हमको इसका मोल फ्रैक्शन XA का पता चल गया तो XB का मोल फ्रैक्शन पता करने के लिए हम इसको डायरेक्ट 1 से माइनस भी कर सकते हैं। 1 से डायरेक्ट ही इसको हम माइनस कर सकते हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि इसके जो मोल फ्रैक्शंस है, मोल फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए मोल फ्रैक्शंस है उनको कैलकुलेट करने के लिए यदि दो ही कंपाउंड है, 2 कंपाउंड में से हमको एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे को क्या करेंगे हम 100 से माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हुआ मोल फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करने का तरीका। हम इसके मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट कर लिए।
इसके मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करने के बाद हमने XB के भी मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट कर लिए। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चंस आ सकता है कि आपके सिंपल व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन के लिए आपको इतना ही सफिशिएंट है, इतना डेफिनेशन लिख देंगे कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी NA अपॉन NA प्लस NB। इसको X से सपोज B के लिए कैलकुलेट करना है तो XB इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। तो इस तरीके से हम इसके जो मोल फ्रैक्शंस है उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जिस कंपाउंड, जिस सब्सटेंस के हमको जिस सॉल्यूट के मोल्स कैलकुलेट या सॉल्वेंट के मोल्स कैलकुलेट करने हैं उसके मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन हमको दिया हुआ है उसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स से यदि उसको डिवाइड कर दे तो क्या कैलकुलेट होकर आएगा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ऑलवेज टोटल सॉल्यूशन की चाहे कितने भी कंपोनेंट हो, 1 2 3 कितने भी कंपोनेंट्स हो, मोल फ्रैक्शन ऑलवेज क्या होता है 1। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होती है। यदि सपोज मान के चलो तीन सॉल्यूशन से मिलकर के तीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के सॉल्यूशन बना हुआ है, ये A, B और C। जैसे हमने कोई भी एक एग्जांपल ले लिया कि कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसको मिलकर के बना हुआ है A प्लस B प्लस C, और हमको पता चल गया कि A के जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.5 है, B के जो मोल फ्रैक्शंस है वो 0.3 है, तो C के जो मोल फ्रैक्शंस होंगे वो हमको पता चल जाएगा कितने होंगे 0.2, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की ऑलवेज वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये हमको ध्यान रखना है। कंपोनेंट सपोज कंपोनेंट 2 है तो एक का मोल फ्रैक्शन पता करो, दूसरे का 1 से माइनस कर लो, उससे भी हमको मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मोलैरिटी। इसके बाद हम बात करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी इंपॉर्टेंट टर्म है सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड, ध्यान रखेंगे, इसको याद करके रखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि जो भी हमको कोई भी हमको जो सॉल्ट दिया हुआ है, जो भी सॉल्ट है या जो भी सॉल्यूट है उसके हमको मोल्स कैलकुलेट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मोलैरिटी को जनरली जो सिंबल है वो लिखा जाता है कैपिटल M। हम जब केमिस्ट्री लैब में कोई प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल्स में हमको जो सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे या मार्केट में हम कुछ सॉल्यूशंस परचेज करेंगे तो वहाँ उनके ऊपर लिखा होगा 1M 2M 3M 4M। उसका मीन्स क्या है 1M और 2M का? 2M मीन्स 2 मोल्स डिजॉल्व इन पर लीटर, 3M मीन्स 3 मोल्स डिजॉल्व इन पर लीटर, 0.5M मीन्स 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, एक बोतल है, एक ये बोतल है, इस पर लेबल लगा हुआ है 1mHCl। 1mHCl का मतलब है कि 1 मोल HCl, 1 मोल HCl डिजॉल्व इन पर लीटर सॉल्वेंट, यानी कि जो भी सॉल्वेंट है उसके 1 लीटर के अंदर उसमें क्या है 1 मोल HCl डिजॉल्व इन पर लीटर, यानी कि जो भी सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है उसके 1 लीटर के अंदर, जो सॉल्यूशन का 1 लीटर वॉल्यूम है उसके अंदर उसके कितने मोल्स है 1m मीन्स 1m HCl का मोलर मास कैलकुलेट कर लीजिए। हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 यानी 36.5 ग्राम ऑफ HCl डिजॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया HCl, H का 1 और क्लोरीन का हो गया 35.5, तो टोटल हो गया मोलर मास 36.5 ग्राम पर लीटर। तो 1m HCl से हमको ये पता चल गया, यानी उसकी मोलैरिटी कितनी थी 1m। उस मोलैरिटी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन
लीटर। मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने अभी आपको बताया था, गिवन मास अपॉन मोलर मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बुक में एक एग्जांपल्स दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोलरिटी in the solution prepared by dissolving the 4 gram NF water to 250 ml of the solution। हमारे बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 ग्राम NaOH 4 ग्राम NaOH dissolved in 250 ml वाटर। अब देखो हमको 250 ml सॉल्यूशन के लिए NF वाटर ऐड करते हैं। सॉल्यूशन प्रिपेयर ऐसे करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, जैसे ये बीकर है तो बीकर में सबसे पहले हम क्या लेंगे, 4 ग्राम NaOH लेंगे। 4 ग्राम NaOH को ऐड करने के बाद सपोज ये यहाँ पर लेवल लगा हुआ है, ये कितना है 250 ml, तो इसमें क्या करेंगे हम यहाँ तक क्या ऐड कर देंगे H2 और 250 ml तक क्या ऐड कर देंगे, फिर हम इसमें ये तो हो गया हमारा 4 ग्राम NaOH, इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। तो वाटर ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ उसकी हमको क्या कैलकुलेट करनी है, मोलरिटी। मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर सॉल्यूट क्या है NaOH, तो इसके मोल्स कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है हमारा 4 ग्राम, मोलर मास NaOH का 23 प्लस 16 39 प्लस 1 40, तो 4 अपॉन 40 इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया हमारा, कितना हो जाएगा 4 अपॉन 40 0.1। तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो कितने होंगे 0.1 मोल, इसके जो मोल्स होंगे 0.1 मोल हो गया। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, अब हमारे पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो हमारे पास कितना है 250 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको किससे करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या देगा 25.250 लीटर। ये हमको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट कितने हो गए 0.1 हो गए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 0.025 लीटर। ये हो गया। अब हम इससे हमको क्या कैलकुलेट करना है, इसके कैलकुलेट करनी है मोलरिटी। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या जाएगा 0.4 m। इसकी मोलरिटी क्या आ गई 0.4 m। 0.4 m इसकी मोलरिटी हुई किस सॉल्यूशन की, 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ H2। ये हमने सॉल्व किया कहाँ से, इसके लिए हमने पहले मोल्स कैलकुलेट करे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो इससे मोल्स कैलकुलेट हुए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो लीटर में लेना है, ध्यान रखना है, तो 250 ml है, 250 ml को हम किस में कन्वर्ट कर दिए लीटर में, तो कितना हो गया 0.250 लीटर हो गया। अब ये हमने वैल्यू क्या पुटअप की फॉर्मूले में, 0.01 अपॉन 0.250 लीटर इज इक्वल टू 0.4 m, यानी कि 0.4 m यदि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है उसका मतलब है उसके 0.4 मोल्स डिजॉल्व इन पर लीटर। तो इस तरीके से हम जो भी हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं उनकी हम मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मोलरिटी। इसके बाद हम बात करते हैं, मिलता जुलता वर्ड है मोलरिटी, ध्यान रखेंगे मोलरिटी को हम स्मॉल m से लिखते हैं, ध्यान रखें। गिवन मास को भी स्मॉल m से लिखा जाता है और मोलरिटी को भी स्मॉल m से लिखा जाता है। कहाँ यूज हो रहा है उस टर्म के बेस पर हमको याद रखना है। इसकी भी डेफिनेशन चेक करिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। उसका मास किसमें लेना है, केजी में। अब देखो दोनों की डेफिनेशन में बहुत कम डिफरेंस है, दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, प्रोनाउंसिएशन में भी कई बार एक जैसे लगते हैं,
ये मोलरिटी R आता है या मोलरिटी L आते हैं। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है डेफिनेशन में? 3 डिफरेंसेज है। जो इन 3 डिफरेंसेज को चेक कर लिया उसकी डेफिनेशन कभी गलत नहीं होगी, और जो इसको चेक नहीं करेगा वो हमेशा मोलरिटी का मोलरिटी में, मोलरिटी का मोलरिटी में लिखता रहेगा। देखो मोलरिटी R आता है मीन्स लीटर से लेना देना है। किससे लेना देना है? लीटर। और जब लीटर की बात करेंगे तो ये किसमें आएगा? वॉल्यूम में। तो इसमें वॉल्यूम और सॉल्यूशन इन लीटर, इसमें वॉल्यूम के स्पेशल क्या आता है? मास, क्योंकि मोलरिटी ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? मास, वॉल्यूम नहीं आएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर ओनली सॉल्वेंट, यानी कि जैसे 250 ml है तो यहाँ पर इन दोनों को लिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि 250 ml यानी कि जो सॉल्वेंट है सिर्फ उसी का मास लेना है, वो भी किस में लेना है? किलोग्राम में लेना है, और इसमें वॉल्यूम को किस में लेना है? लीटर में लेना है। तो इस तरीके से हम जो भी सॉल्यूशन है उनकी मोलरिटी भी पता कर सकते हैं। मोलरिटी में स्पेशली ध्यान रखना है मोल्स ऑफ द सॉलिड, वही तरीका है गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। इसी को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल्स लेके सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि यदि सपोज हम इसी का NaOH का एग्जांपल्स ले लेते हैं कि 120 ग्राम NaOH 120 ग्राम NaOH dissolve in 1 kg water, dissolve in 120 ग्राम NaOH dissolve in 1 kg वाटर। तो सबसे पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो NaOH का कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास 120 और मोलर मास होता है इसका, मोलर मास होता है 40, तो इक्वल टू ये क्या हो गया हमारे 3 मोल्स। कितने हो गए इसके? 3 मोल्स हो गए। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी कितना है? 1 kg। कितना है? 1 kg। ये हो गया 1 kg और ये हो गया आपके मोल, 3 मोल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी मोलरिटी क्या आ गई? 3m। इसकी मोलरिटी क्या आ गई? 3m। 3m स्मॉल m लिखा हुआ है यदि किसी वैल्यू के साथ तो वो मोलरिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसके 3 मोल्स पर केजी सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व है। तो इस तरीके से हम मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन और मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था हमारा रिएक्शन इन सॉल्यूशंस। रिएक्शन इन सॉल्यूशंस में हम इन 4 टर्म को अच्छे से समझ के रखेंगे। इन टर्म्स की हमको ज़रूरत पड़ती है किसी भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं या केमिस्ट्री लैब में हम जब कोई सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं तो सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए इन टर्म को पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक हमारा बच गया, सोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ये इसी में ज़रूरत पड़ती है, सोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर ही आता है यह। तो सोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस और कुछ उसकी टर्म्स है, उसके अंदर सोशियोमेट्रिक टर्म्स और सोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर तो सोशियोमेट्रिक, जैसे हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं, जैसे हमने लिखा CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस है, यानी जब हम CH4 को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो CO2 फॉर्म होती है और 2H2O फॉर्म होता है। तो यहाँ हम कोई भी जब केमिकल रिएक्शंस होगी तो उन केमिकल रिएक्शंस में हम यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ किसकी बात करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि 1 मोल CH4 1 विथ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे बैलेंस करना है हमको यहाँ पर, तो इसके होंगे 2 मोल्स, यानी 1 मोल CH4 रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ H2O। ये चीज हमको ध्यान रखनी है यहाँ पर। कभी भी हम जब इनकी बात करेंगे
तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की बात की जाएगी, कभी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात नहीं की जाएगी। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 फॉर्म 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, बोल तो सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन में प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल यूनिट है मॉलिक्यूल्स, और एक एक मॉलिक्यूल्स को हम आइसोलेट करके रिएक्ट नहीं करवा सकते। उसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, वहाँ को जो भी सॉल्ट रिएक्टेंट है उसको वे किया जाता है। तो उनके जो केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट्स होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं उनको किस में लिखा जाता है, मोल्स में, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सोशियो STO ICHI सोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में हम इसमें सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। सोशियोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट होता है यहाँ लिख देता हूँ मैं, सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ reactant and product in chemical reaction। जो भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है कि सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है। सिंपल ही, जैसे इस केमिकल कोई भी केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में इसका सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 1। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बाद ये हमको केमिकल रिएक्शन में पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन के अंदर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स से क्या है, सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। इसमें एक और है हमारे कि जैसे हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं तो इससे हमको पता चलता है कि 1 मोल CH4 रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ O2 फॉर्म 1 मोल्स ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ H2O। तो इसी के बेस पर, यानी कि जब 2 मोल्स O2 होगी तभी ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। यदि यहाँ पर 2 मोल्स नहीं है, ये कम है या ज्यादा है, तो इसके बेस पर एक नया टॉपिक और हम पढ़ेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। हमारा नया टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट जो है, लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर जो चीज हमारे पास, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट में। लिमिटिंग जो रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस है, उस केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स अवेलेबल होते हैं उनमें से जो रिएक्टेंट लिमिट में अवेलेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात करते हैं जैसे H2O, H2 plus O2 is equal to H2O। यदि हम इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 2H2 plus O2 is equal to 2H2O। इसके कितने मोल्स है, 2 मोल्स। कितने मोल्स है, 2 मोल्स। इसका 1 मोल, इसके भी 2 मोल्स फॉर्मूला। यदि हम बात करते हैं इसके 2 मोल्स, जो इसके 2 मोल है, उन 2 मोल का मास कितना होगा, 2H2 का 4 ग्राम, इस O2 का कितना होगा 32 ग्राम, और इस 2H2 का जो मास होगा वो कितना होगा 36 ग्राम। क्योंकि 2H2 यानी 4 का 4, O2 यानी 2 ऑक्सीजन का 16 + 16 32, एक H2 का 18 होता है तो 2H2 का 36 होता है। तो ये इसका क्या हो गया कि इसमें 2 मोल्स 1 मोल्स के साथ रिएक्ट करता है। अब देखिए हमारे पास कंडीशंस ये है, सपोज कंडीशंस ये है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो कितनी अवेलेबल है, हाइड्रोजन कितनी अवेलेबल है, अवेलेबल हाइड्रोजन यानी कि 10 ग्राम H2 अवेलेबल है।
और हमारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन अवेलेबल है। दोनों चीज अवेलेबल है, 10 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन। हमको केमिकल रिएक्शंस करवानी है, लेकिन हमको पता है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विद 4 ग्राम हाइड्रोजन, लेकिन अवेलेबल हाइड्रोजन इज 10 ग्राम। तो हाइड्रोजन क्या हो गई यहाँ पर एक्सेस में हो गई, क्योंकि 32 ग्राम के लिए कितनी चाहिए, 4 ग्राम ही चाहिए। यदि हम यूं माने कि यदि 4 ग्राम के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए तो 10 के साथ कितनी चाहिए, इससे 2.5 टाइम्स ज्यादा चाहिए, तो उतनी ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इट मींस अमाउंट तो किसका कम है, हाइड्रोजन का, लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमको ये पता चल रहा है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, या 32 ग्राम ऑक्सीजन 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। तो इस केस में यदि हम देखते हैं तो 32 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो क्या है, लिमिट में है। 32 ग्राम ऑक्सीजन क्या है, लिमिट में है, क्योंकि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, जो रिएक्टेंट लिमिट में अवेलेबल होता है। क्योंकि ये हाइड्रोजन कितनी भी एक्सेस में हो उससे क्या फर्क पड़ेगा, यदि हमारे पास जब अवेलेबल ऑक्सीजन ही 32 ग्राम है तो हाइड्रोजन कितनी भी एक्सेस में हो। तो इस केस में यदि हम देखते हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, आपके लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन। लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीजन, क्योंकि हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चल रहा है 4 ग्राम ही सफिशिएंट है, हाइड्रोजन कितनी है, 10 ग्राम। तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, लिमिट में है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। सपोज हमको एक घर में कोई काम मिला है और हमको 10 पैकेट्स खाना पैक करना है, 10 पैकेट्स खाना पैक करना है, उसके लिए हमारे पास ध्यान देंगे 10 पैकेट्स के लिए 10 पैकेट्स क्या पैक करना है, फूड पैक करना है हमको। उसके लिए हमारे पास 10 सपोज मान के चलो 8 शूट के जो पीस है वो कितने हैं, 8 शूट्स कितने हैं हमारे पास, शूट्स कितने हैं, 8 शूट्स कितने हैं, 8। बाकी अदर जो पूड़ी या सब्जी हमारे पास उतनी अवेलेबल है, लेकिन हमको क्या है 10 पैकेट्स पैक करना है। अब 10 पैकेट्स कैसे पैक कर पाएंगे, क्योंकि ईच पैकेट 1 शूट्स लेना है, तो टोटल हम कितने पैकेट्स पैक कर पाएंगे, 8 पैकेट। क्यों 9 और 10 पैकेट क्यों नहीं पैक कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास शूट्स कितने अवेलेबल है, 8 ही अवेलेबल है, लेकिन हमको पैक 10 करना है, तो क्या करेंगे, हमारे पास तो है नहीं। तो यहाँ पर लिमिट में क्या हो गया, शूट्स, क्योंकि शूट्स कितने थे, 8। बाकी पूड़ी और सब्जी तो एक्सेस में थी, उससे तो हम और ज्यादा भी पैकेट पैक कर सकते थे, लेकिन ये कंपलसरी कंडीशन थी कि उसके अंदर एक शूट होना चाहिए। तो यदि हम ईच पैकेट के अंदर शूट्स रखेंगे तो उसके कितने पैकेट्स बन पाएंगे, 8। यानी जो नंबर ऑफ पैकेट्स वो डिपेंड किस पे कर रहा है, जो अमाउंट लिमिट में अवेलेबल है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जो चीज लिमिट में अवेलेबल होती है उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। या केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो जो केमिकल जो रिएक्टेंट यदि लिमिट में अवेलेबल है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। और एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझा देता हूं मैं आपको, NH3 का एग्जांपल ले लेते हैं हम। NH3 का एग्जांपल ले लेते हैं, N2 + 3H2 = 2NH3। इसमें यदि हम देखते हैं कि ये एक 1 नाइट्रोजन 14 होता है, 2 नाइट्रोजन का 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम हाइड्रोजन एंड फॉर्म 34 ग्राम NH3। ये है। अब आप देखिए कि हमारे पास सपोज नाइट्रोजन कितनी अवेलेबल है, 50 ग्राम। हमारे पास N2 की जो अवेलेबिलिटी है वो कितनी है, 50 ग्राम। हाइड्रोजन की जो अवेलेबिलिटी है वो कितनी है, सपोज 6 ग्राम। वो कितनी है, 6 ग्राम। तो कितनी NH3 फॉर्म होगा, कितनी अमोनिया फॉर्म होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, लिमिटिंग रिएजेंट पे। विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमको यहाँ से पता चल रहा है कि 6 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितनी चाहिए, 28 ग्राम नाइट्रोजन। या 28 ग्राम के लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिए, 6 ग्राम। बट हमारे पास तो नाइट्रोजन 50 ग्राम है। 50 ग्राम का क्या करें, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन कितनी अवेलेबल है, ओनली 6 ग्राम। तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है यानी NH3 का फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, किस पे, H2 पे। तो यहाँ पर कितनी अमोनिया फॉर्म होगी, 34 ग्राम। और जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या हो जाएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि दूसरा जो ये 50 ग्राम है वो तो क्या हो गया, एक्सेस में हो गया। तो ये हो जाएगा आपके एक्सेस और ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि और हम यदि हाइड्रोजन और भी कंडीशंस हो सकती है, यदि हमारे पास हाइड्रोजन सपोज कितनी है, 3 ग्राम है। यदि हाइड्रोजन हमारे पास कितनी है,
3 ग्राम है, तो 3 ग्राम भी लिमिटिंग रिएजेंट में ही आएगा, क्योंकि 6 ग्राम चाहिए, हमारे पास 3 ग्राम है, तो अमोनिया का फॉर्मेशन 34 ग्राम नहीं होगा, अमोनिया का फॉर्मेशन और कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। यहाँ से हम सिंपली, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया हाइड्रोजन है, तो 6 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस 34 ग्राम NH3। 6 ग्राम से कितनी फॉर्म होती है, 34 ग्राम। सपोज हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है, 1 ग्राम, तो कितनी प्रोड्यूस करेगा, कितनी NH3। यदि हम 6 ग्राम से फॉर्म होती है 34 ग्राम, यदि हमारे पास हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन है वो कितनी अवेलेबल है, 1 ग्राम, तो NH3 कितनी फॉर्म होगी, 34/6। यदि हमारे पास 3 ग्राम कितनी अवेलेबल है, 3 ग्राम, तो कितनी फॉर्म होगी, 34/6 इंटू 3 2 जा 6, 2 से ये 17, यानी कि कितनी फॉर्म होगी, 17 ग्राम NH3। या तो NH3 का जो प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइड्रोजन पे, क्योंकि ये नाइट्रोजन तो एक्सेस में हमारे पास अवेलेबल है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन। तो इस तरीके से जो भी केमिकल रिएक्शंस या स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस होती है, उसमें हमको पहले लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है। वो कहाँ से पता करेंगे, हम केमिकल रिएक्शंस का जो ये नंबर ऑफ मोल्स है उसका मास कैलकुलेट करेंगे, मास के बेस पर हम उनका रेशो कैलकुलेट करेंगे कि इतने ग्राम ये रिएक्टेंट इतने ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, उसके बेस पर हम पता करेंगे विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट पता चलने के बाद हम केमिकल रिएक्शन से लिखेंगे कि 6 ग्राम, ये कैसे भी लिख सकते हैं, 34 ग्राम NH3 प्रोड्यूस फ्रॉम 6 ग्राम हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस करेगी, 34/6, तो 3 ग्राम से प्रोडक्शन कितना होगा, 34/6 इंटू 3 = 17 ग्राम। तो इस तरीके से हम लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा ये भी पता कर सकते हैं। आपको जो आज पढ़ा है अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।